काफ़ी स्टूडेंट्स जो एनक्लेक्स का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो फेल हो जाता है उनका, तो आपको क्या लगता है? जब एक बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद फेल हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि उसने शायद कुछ कम पढ़ा था, उसकी नॉलेज कम है, उसको कम आता है। तो आपको क्या लगता है कि डे 1 से उन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए क्वेश्चंस को करना, या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग लाइक थ्योरी कंप्लीट करने के बाद? ओके, फॉर मी ये दोनों चीज़ें ही गलत हैं। कुछ बच्चे इतने उतावले होते हैं, पहले दिन से ही वो क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। सर, लास्ट कुछ ईयर्स में आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है एनक्लेक्स पास करने के लिए, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसके पीछे क्या रहा? हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनप्रीत पनेसर। सो आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो एनक्लेक्स इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, RN अंग्रेज सिंह। सो आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे, कुछ एनक्लेक्स की बातें करेंगे और साथ के साथ हम उनकी पर्सनल लाइफ की जर्नी भी जानेंगे कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। हेलो अंग्रेज सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच मनप्रीत, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया और आज मैं ऑनेस्टली अपने मन की और अपने स्टूडेंट्स के बारे में जो भी एनक्लेक्स की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। That's why we are very excited for this podcast. Thank you so much. Let's start. जब कोई भी स्टूडेंट एनक्लेक्स की प्रिपरेशन की शुरुआत करता है तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, वो बहुत डरा हुआ होता है। तो आप ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहते हो जिसके साथ वो मोटिवेटेड रहे थ्रू आउट द प्रोसेस, कि जिससे वो प्रॉपर प्रिपरेशन कर पाए? सी, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट स्टार्टिंग में इतना ओवरवेल्म फील करता है कि वो स्टार्टिंग में अपना कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देता है। लेट मी टेल यू, ये एक स्वाभाविक बात है कि अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में डरोगे। फॉर एग्जांपल, हम कनाडा में आए, हम स्टार्टिंग में किसी नई कंट्री से हम शिफ्ट हुए तो डरना, थोड़ा अलग माहौल, तो थोड़ा डर, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस एक कॉमन बात थी। What I suggest you, number one thing, students, do not compare yourself. Do not compare your first chapter with somebody else 10th chapter. अगर आप किसी टेस्ट की पहली बार तैयारी कर रहे हो, ऑब्वियसली आप उन स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते जिनको 3 मंथ हो गया या फिर जो 2-3 सॉफ्टवेयर कर चुके हैं। तो सबसे पहले मान के चलना है, आप खुद आप में अपना टैलेंट है, आपकी अपनी ताकत है, तो कंपेयर नहीं करना। दूसरी, ये कहावत याद रखनी है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आपने धीरे धीरे अपने आप को क्या कहते हैं जी, इंप्रूव करना है। जो आपकी कल कमियां थी बस उसको आज आपने इंप्रूव करना है। आप 3-4 मंथ तक ऐसा लगातार करते रहोगे, यू विल पास। सो डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ एंड हर रोज अपनी कमियों के ऊपर काम करो। दैट्स व्हाट आई वांट टू सजेस्ट एवरीबॉडी। सर, जब स्टूडेंट्स एनक्लेक्स की प्रिपरेशन करते हैं तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग उसमें आती है। तो आपको क्या लगता है कि डे 1 से उन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए क्वेश्चंस को करना, या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग लाइक थ्योरी कंप्लीट करने के बाद? ओके, फॉर मी ये दोनों चीजें ही गलत है। कुछ बच्चे इतने उतावले होते हैं, पहले दिन से ही वो क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं, बट टिल यू डू नॉट नो द सिलेबस, क्वेश्चन आंसर लगाना आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है। पर वो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पहले पूरा सिलेबस हो जाए, लास्ट में 1 मंथ क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई हैव सीन ये बच्चे सबसे ज्यादा फेल होते हैं। तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं करना। अब मुझे कई बार अननोन बच्चों के फोन आते हैं कि सर हमने 3 बार एग्जाम दे दिया, 4 बार दे दिया और क्वेश्चन कितने किए, 1 सॉफ्टवेयर। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करता हूँ, हाँ, पहले 15-20 दिन थोड़ा एनक्लेक्स के माहौल को जांचो, पर उसके बाद 15-20 दिन के बाद आपको क्वेश्चन आंसर लगाने शुरू करने हैं। जो यूनिट आप कर चुके हो उस यूनिट के क्वेश्चन लगाने शुरू करो। अगर आप लास्ट तक वेट करोगे तो आप बहुत ज्यादा ओवरबर्डन में आ जाओगे। एंड फॉर मी एटलीस्ट 2 से 3 सॉफ्टवेयर लगाने, और आप तब लगा पाओगे जब आप 15-20 दिनों के बाद क्वेश्चन आंसर लगाने शुरू कर रहे हो। सर, काफ़ी स्टूडेंट्स जो एनक्लेक्स का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो फेल हो जाता है उनका, तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न है? उनकी लैक ऑफ नॉलेज रिस्पॉन्सिबल रहती है, या फिर एग्जाम की जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है वहाँ पे कुछ लैकिंग हो जाती है? ओके, दैट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। क्योंकि जब एक बच्चा इतनी मेहनत करने के बाद फेल हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि उसने शायद कुछ कम पढ़ा था, उसकी नॉलेज कम है, उसको कम आता है। बट लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स, एनक्लेक्स इज नेवर अबाउट नॉलेज। यस, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बट इट्स ऑल अबाउट अ स्ट्रेटेजी। आपको एनक्लेक्स की अगर स्ट्रेटेजीज नहीं पता है तो आप एनक्लेक्स को फेल कर जाओगे। तो मैंने क्या देखा है, जब भी बच्चा फेल करता है वो वापस वही सिलेबस रटना शुरू कर देता है, वापस वही सॉफ्टवेयर लगाने शुरू करता है। जब तक आप अपनी स्ट्रेटेजीज पर काम नहीं करोगे, कोई एक एक्सपर्ट जब तक आपको सिखाएगा नहीं हाउ टू अप्लाई क्रिटिकल क्वेश्चंस, हाउ टू अटेम्प्ट साता क्वेश्चंस, इन एल्गोरिदम कैसे काम करता है, तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व ही नहीं कर पाओगे और आप फिर से सेम गलती करोगे। सो फॉर मी, अगर आप एक बार एग्जाम में गए हो, यू स्टिल फेल, अब अपनी नॉलेज पे काम नहीं करना है। हाँ,
अगर आपको एक बेसिक सिलेबस आता है तो अब आपको अपनी स्ट्रेटेजीज पे काम करना है। क्वेश्चन आंसर लगाने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट देखना है या फिर खुद वो कला सीखनी है। जैसे सर आपने अभी एल्गोरिदम की बात की, हम्म। एनक्लिक्स का कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम होता है अकॉर्डिंग टू यू? Yes, NCLEX has a specific algorithm। बड़े सारे बच्चों को, इवन 90% बच्चों को पता नहीं है। इस टेस्ट का नाम है कैट, कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट। ये टेस्ट एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करता है। बड़े सारे स्टूडेंट एग्जाम में इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। बट लेट मी टेल यू, याद रखना बच्चों, मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं द मोर डिफिकल्ट एग्जाम द ग्रेटर द चांस आप पास करोगे। क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट एग्जाम आपको आने तब शुरू है जब आपने बेसिक लेवल के क्वेश्चन को सही सोल्व किया है। और मैं दूसरी बात सिखाता हूं, द मोर इजी द एग्जाम उतने ज्यादा चांस है आप फेल करोगे। तो ड्यूरिंग एग्जाम आपको डरना नहीं है अगर मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं। अननोन क्वेश्चन, ज्यादा केस स्टडीज, ज्यादा सादा क्वेश्चंस, मतलब आप पास करोगे। तो मैं एक हंसी खुशी में बात बोलता हूं कि अगर आप रोते रोते एग्जाम सेंटर से बाहर आए हो ना तो आप पास हो जाओगे। अगर आप बड़े हंसते हुए एग्जाम सेंटर से बाहर आए हो तो आप फेल कर सकते हो। दैट्स हाउ एल्गोरिदम वर्क्स। सर जब स्टूडेंट्स का एनक्लिक्स का फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाता है तो उनके लिए इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट करने के लिए क्या सजेशन देते हो? ओके, सबसे पहली चीज, फेलियर को बहुत बड़ा हवा नहीं बनाना है। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो स्टिल यू फेल द एग्जाम तो दैट्स टोटली फाइन। अगर आपके मन को पता था कि आपने हार्ड वर्क किया है तो मेरा ऐसा मानना है देयर इज नो सक्सेस विदाउट फेलियर। तो आप फेल नहीं हो, आपका एग्जाम फेल हुआ है, स्टूडेंट को ये बात समझनी है। दूसरी बात, कुछ दिन अपने आप को देने हैं। अब दोबारा से अपना प्लान बनाना है कि क्या कमियां रह गई थी, क्वेश्चन कम लगाए थे, कोई स्ट्रेटेजी नहीं पता थी, क्योंकि अब वो एग्जाम में जा चुके हैं। तो मैं फेल उनको मानता हूं जो बच्चा 1.5-2 साल में एग्जाम ही नहीं दे गया। फॉर मी दैट्स रियली फेल स्टूडेंट। पर जो बच्चा 3-4 महीने बाद एग्जाम देकर आया पर वो फेल हो गया, असल में वो फेल नहीं हुआ, उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज फेल हुई है। तो दोबारा से तैयारी कैसे करनी है, मैं ऐसा हमेशा समझाता हूँ, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो करना क्या है, वापिस अपनी स्ट्रेटेजीज को रीडिफाइन करना है और तैयारी फिर से करनी है। सर लास्ट कुछ ईयर्स में आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है एनक्लिक्स पास करने के लिए, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ओके, व्हाट आई ट्राई टू डू, सबसे पहली चीज बीइंग अ टीचर, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूँ। तो जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ लाइव क्लासेस, तो सारी की सारी लाइव क्लासेस मैं ही लगाता हूँ। तो हमारे 2 बैचेस होते हैं, यूजुअली 4-4 घंटे चले जाते हैं। तो मैं 4-4 घंटे पूरे दिन में 8 घंटे की लाइव क्लासेस लगाता हूँ। एक बात, अब अच्छे से, क्योंकि कुछ बच्चे GNM के हैं, कुछ बच्चे MSc के हैं, कुछ PhD के स्टूडेंट्स भी होते हैं, दे आर देयर टू लर्न। तो मुझे उनको एक लेवल पे समझाना है, तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनवाता हूँ। मैं कभी भी उनको प्रिंटेड नोट्स नहीं देता हूँ। तो मैं उनकी लैंग्वेज में, हिंदी पंजाबी लैंग्वेज में नोट्स बनवाता हूँ। एक बात, क्योंकि बच्चे को टॉपिक समझ आना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे 15-15, 20-20 साल के गैप वाले हैं। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर करवाना। मेजरली आई हैव सीन कि टॉपिक उनको समझ आ जाते हैं और एग्जाम इज नॉट अबाउट टॉपिक, जैसा मैंने पहले भी बोला, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर्स। तो उन बच्चों को मैं क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ दिन रात। हम केस स्टडीज करवाते हैं, हम एक्स्ट्रा क्लासेस रखते हैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की। वीक में एटलीस्ट एक बड़ी क्लास हम क्वेश्चन आंसर की रखते हैं। हर एक टॉपिक के बाद मैं केस स्टडी करवाने की कोशिश करता हूँ। लास्ट, एक बच्चे में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं बच्चे को हमेशा मोटिवेट करता हूँ। मैं बच्चे में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता हूँ कि छोटी छोटी चीजें, लाइक अगर क्वेश्चन के पीछे प्रायोरिटी लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा। तो ये सारी चीजें जब आप अपने स्टूडेंट के साथ करते हो, इवेंचुअली वो अपने लेवल पे मेहनत करे, वो पास होगा ही होगा। सर जो गर्ल्स होती हैं जो अपनी स्कूल लाइफ में और अपनी कॉलेज लाइफ में वो बहुत अच्छा एक्सेल करती हैं, बहुत अच्छी उनकी परसेंटेज होती है, पर जब करियर की बात आती है या फिर रियल लाइफ आती है, हम ज़्यादा देखते हैं कि बॉयज़ आगे होते हैं। तो उसके पीछे आपको क्या रीज़न लगता है? ओके, सी देयर इज नथिंग टू कंपेयर बिटवीन बोथ। जब एक लड़की स्कूल कॉलेज में होती है वो इंटेलिजेंट दिखती है, बट करियर के लेवल पे वो पीछे नहीं होती है। अब गर्ल इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करके फिर अपना करियर बनाते हैं। पहली बात, उनकी सोशल एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज़्यादा है, उनको अपना किचन संभालना है। मेरे 98% ऑफ द स्टूडेंट यूजुअली गर्ल्स हैं। आई हैव सीन कि बच्चियां अपनी गोद में बच्चों को रख के उनको फीड भी करवा रही हैं, उनको साथ में उनका थोड़ा ध्यान भी रख रही हैं, फिर पढ़ रही हैं।
मेरे घर में अभी तक एक छोटा बच्चा है, वी हैव सीन कि एक बच्चे को संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अगर एक लड़की अपने पूरे किचन को, पूरे परिवार को, जॉब करते हुए अपने बच्चे को संभाल रही है, स्टिल वो एनक्लेक्स पास कर रही है, तो हमेशा ऊपर ही है। देयर इज नथिंग टू कंपेयर बिटवीन अ बॉय और अ गर्ल, क्योंकि लड़के को सिर्फ अपना करियर देखना है या अपने आप को देखना है, लड़की को पूरा परिवार देखना है। एक बच्चे को वो चुप भी करवा रही है और साथ में नोट्स भी बना रही है, तो देयर इज हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल। सो फॉर मी देयर इज नथिंग टू कंपेयर बिटवीन अ गर्ल और बॉय, बोथ आर यूनिक, दोनों की जिम्मेदारियां अलग है। पर लड़की इतना कुछ करने के बाद भी करियर बना रही है, तो मैं लड़कियों को ज्यादा ऊपर समझता हूँ। सर, जब इंटरनेशनल नर्सिंग स्टूडेंट्स कनाडा आते हैं तो काफ़ी टाइम वो और डिफरेंट जॉब्स करने में लगा देते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। आप उन्हें कैसे मोटिवेट करना चाहोगे कि वो इनिशियल स्टेज पे एनक्लेक्स की प्रिपरेशन करें और आरएन बनने के क्या क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं? ओके, सी मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो कहता है, सिर्फ नर्सिंग टीचर, कि मुझे लगता है कि नर्सिंग सिर्फ इतनी बड़ी चीज नहीं है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। बट यस, अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हो और आप कोई और जॉब कर रहे हो, कहीं लेबर जॉब कर रहे हो, फिर आप अपनी उस नर्सिंग डिग्री के साथ बड़ा ज़्यादा इंसाफ नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको आरएन बनना ही है तो जल्दी जल्दी 3-4 मंथ के अंदर अंदर इस कंट्री को समझो और अपने आरएन की प्रोसेस में लग जाओ। इसके बेनिफिट क्या है? एक तो आप इमिग्रेशन में आपकी हेल्प होगी, कल को आरएन से अच्छी तो पीआर किसी भी उसमें जॉब में नहीं है। दूसरी चीज आपको क्या होगा, आप एक वाइट कॉलर जॉब में, एक रिस्पेक्टफुल जॉब में चले जाओगे। एंड दैट्स वेरी ट्रू कि अगर आप पीछे से नर्स हो तो आप यहाँ पर आकर नर्सिंग जॉब कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स को भी एक सेटिस्फेक्शन होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 3-4 मंथ के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी हर एक स्टूडेंट को जो एज अ स्टूडेंट है अपनी नर्सिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेना चाहिए। सर, आप इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, तो ऐसे कोई किसी यूनिक स्टूडेंट की स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हो? देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स मनप्रीत, कि ऐसे स्टूडेंट मिले हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ डेफ स्टूडेंट इन माई क्लास हु इज़ 90% डेफ, उनको सुनता नहीं है, बट स्टिल वो मेरी लिपसिंग से नोट्स बनाते हैं एंड शी वॉन्ट टू पास द एनक्लेक्स। पर एक स्टोरी जो मैं शेयर करना चाहूँगा, मैं नया नया तब टीचर बना था, आई वॉज स्टडिंग इन लाइब्रेरी एंड मुझे कॉल आई एक स्टूडेंट की, हर नेम वॉज लखविंदर। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मैं आपसे एनक्लेक्स करना चाहती हूँ, बट मैं तब करूंगी जब आप मुझसे मिलोगे। मैं यूजुअली स्टूडेंट से नहीं मिलता क्योंकि मैं लाइब्रेरी में पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी पॉलिसी नहीं है मिलने की, अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप क्लास में आ सकते हो, ऑनलाइन मैं क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। बट शी सेड नहीं, आपको पहले मेरी कहानी, मैं तभी क्लासेस लूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी फेड अप हो चुकी हूँ, मैं 12 बार एग्जाम दे चुकी हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि 12 बार कोई स्टूडेंट एग्जाम दे चुका है। देन मैंने उन्हें बोला कि मैं इस लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, तो आप इस टाइम पर मेरे पास आ सकते हो। जो वो मेरे पास आए तो उनकी एज को देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ। वो अराउंड 60 प्लस उनकी उम्र थी। मुझे लगा कभी वो बड़ी छोटी एज होगी, पर उनकी उम्र 60 प्लस थी, जो कि मेरे मदर से भी बड़ी एज है। तो शी केम टू मी, तो उन्होंने मुझे कहानी बताई कि मैंने 1997 के आसपास GNM की थी और उसके बाद मैंने BSc की है, पोस्ट BSc की है, MSc की है, और मैं इतने ज़्यादा अटेम्प्ट कर चुका हूँ। मैं इंडिया में प्रोफेसर थी, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े थे वो पास हो चुके हैं, पर मेरा पास नहीं हुआ। वो और अराउंड 12 अटेम्प्ट दे चुके थे, तो मेरे से उम्र में भी बहुत बड़े थे। देन शी स्टार्ट क्राइंग कि शी सेड कि मैं ऑलरेडी रिटायर होने की एज में आ चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी क्या कहते हैं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास अपना घर है, मेरे बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, बट मैं सिर्फ एग्जाम क्यों देना चाहती हूँ, बिकॉज मेरी मदर ने कर्जा उठाकर मुझे GNM करवाई थी अराउंड 1997 में, तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मैं सिर्फ उनके लिए आरएन बनना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे उस समय में, जब लेडीज को पढ़ाते नहीं थे, तब मुझे पढ़ाया था, तो मैं उनके लिए नर्स बनना चाहती हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगा एंड शी स्टार्ट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने कहा जी मैं आपको पूरा जितना पढ़ा सकता हूँ जोर लगा के पढ़ाऊंगा। तो वो $1200 कैश लेकर आए थे। तो आई सेड नहीं, अभी मैं फीस नहीं लूंगा, क्योंकि अभी बात पढ़ाने की नहीं, अभी बात बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स की है, प्रे किया, बीइंग अ टीचर मैं आपको पढ़ाऊंगा भी एंड मैं आपके लिए प्रे भी करूंगा। देन शी स्टार्ट क्राइंग अगेन कि आप ना मुझे टला रहे हो, कि $1200 आप ले नहीं रहे हो, कि मैं इतनी ज़्यादा बार फेल हो चुकी हूँ, तो मैं फ्री में बस मुझे टला दोगे। तब मैंने उन्हें एक बात बोली कि अब मेरी दवा आपके लिए शायद काम ना करे, मेरी दुआ काम करेगी। तो मैंने उनसे फीस नहीं ली, 3 मंथ वो पढ़े और वो पास कर गए 13वें अटेम्प्ट में। जिस दिन वो पास किए, इवन शी सेंड मी $1300 कि $100 फॉर माई गिफ्ट एज वेल। वो मोटिवेशन मुझे आज भी याद है। इसमें 2 चीजें काम करती हैं। एक कि जब आप हार खुद नहीं मानते हो, आप धीरे धीरे एफर्ट्स करते रहते हो, यू पास।
हमारी एज के लोग बड़े ज़्यादा इम्पेशेंस वाले लोग हैं। हम बड़ा दौड़ते रहते हैं कि एक बार पास में हुआ, हाय हाय पता नहीं क्या होगा। एक इंसान जो 12 अटेम्प्ट दे चुका है, कम से कम उसको 7-8 साल तो हो गए होंगे, तो उनकी मोटिवेशन को सलाम। दूसरी चीज, जो इंसान क्या कहते हैं जी, अभी भी परमात्मा ने बिलीव रख के बैठा है कि परमात्मा कुदरत मुझे देगी, तो मेरा ऐसा मानना है जब आप ये दो चीजों को इकट्ठा कर देते हो, हार्डवर्क करते हो और अपनी कुदरत में बिलीव रखते हो, देन इवेंचुअली आपको सक्सेस मिलती है। तो ऐसा स्टूडेंट जिनके अभी भी मैं टच में हूँ, इवन जब मैं उनको मिलता हूँ अभी, तो मैं उनके पैर को हाथ लगाता हूँ क्योंकि उम्र में मेरे से बड़े हैं, वो मुझे विश करते हैं क्योंकि मैं उनका टीचर हूँ। तो वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है ऐसा स्टूडेंट। तो देयर वर सो मेनी स्टूडेंट, ऐसे ऐसे कमाल के बच्चे मुझे इस जर्नी में मिले हैं। एक बच्ची जिसके जो पास होकर मेरी क्लास में, एंड शी सेड कि सर मैंने आज तक क्लास में 2 ही छुट्टियां मारी हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा तो कोई यूजुअली स्टूडेंट बोलता नहीं कि 2 छुट्टियां मारी हैं। तो मैंने उनसे पूछा 2 छुट्टियां क्यों मारी हैं? शी सेड एक दिन मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी, तो उस दिन मैंने छुट्टी मारी थी। 1 हफ्ते बाद मेरे चाचा जी की डेथ हो गई, तो मैंने जिस दिन दोनों के संस्कार थे, मैंने दोनों दिन छुट्टियां मारी थी। हमारे घर में 2 ही कमाने वाले थे, 1 हफ्ते में दोनों की डेथ हो गई। ऐसा बच्चा जो फादर साहब के सिर्फ संस्कार वाले दिन छुट्टी मारे, अगले दिन फिर मेरी क्लास में, तो कुदरत उसका पास क्यों नहीं करवाएगी? तो मैं हर एक स्टूडेंट को कहना चाहता हूं, आप समझ नहीं सकते हो कोई बच्चा कितना ही हार्डवर्क कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसका स्टेटस आपने सोशल मीडिया में देख लिया है और आपको लग रहा है कि उसको पास हो गया, पर उसने कितनी ही मेहनत की होगी। तो बच्चों, आज जो आपको इमारत बनी दिख रही है, किसी ने उसके पीछे कितनी मेहनत की होगी, यू कांट इवन इमेजिन। तो किसी का आज नहीं देखना, आज अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, आपका कल भी बहुत अच्छा होगा। तो लगे रहना, कुदरत आपको पास करवाएगी। आप ईमानदार रहना, आप अपनी जर्नी को ईमानदारी से करना, कुदरत सबको देती ही देती है, यू विल इवेंचुअली पास। तो दीज वर द मोटिवेशंस फॉर मी। सर, इतनी यंग एज में आपने इतना कुछ अचीव किया है, योर इंस्पिरेशन टू दिस जनरेशन, तो आप इस चीज को कैसे लेते हो? ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? ओके, यू वांट टू आस्क कि कनाडा में और बैक इंडिया? पहले आप इंडिया की बताओ सर, कि इंडिया से कैसे शुरुआत हुई? ओके, लेट मी टेल यू, स्टार्टिंग फ्रॉम 12th क्लास मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था। आई वॉज लाइक कि मेरे घर में हर रोज़ कोई ना कोई कंप्लेन आनी है। इवन मैं क्लास के उन स्टूडेंट में से आता था जो सबसे ज़्यादा ही वीक थे। तो हमारे एक फिजिक्स के टीचर हुआ करते थे, निशांत सर, तो हमारे विलेज से ही थे, मेरे फादर साहब के बड़े नोन थे। तो मैं इतना वीक हुआ करता था, तो रात को मुझे 12 बजे तक फिजिक्स की ट्यूशन पढ़ाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि पूरी ट्यूशन में अगर कोई उनका रिजल्ट ख़राब करेगा तो मैं ही करूँगा। मुझे फिजिक्स का कुछ भी समझ नहीं आता था, सिर्फ समझ आता था बायोलॉजी का। तो मेरे बायोलॉजी के टीचर हुआ करते थे, तन्नू मैम। उन्होंने मुझे बताया था कि नर्सिंग नाम का एक सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ बायोलॉजी या फिर ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है, उसमें कोई फिजिक्स नहीं है, कोई मैथ नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है। नर्सिंग का कुछ पता नहीं था, बट इतना पता था कि मैथ नहीं लेना है, फिजिक्स नहीं लेना है। देन वी जंप टू नर्सिंग। अब नर्सिंग कोई कॉन्शियसली तो लेता नहीं है, एवरीबडी वांट टू बी डॉक्टर। अब डॉक्टर बनने के पैसे थे नहीं और इतना दिमाग नहीं था कि कोई भी एंट्रेंस क्लियर कर सके। सो दिमाग में बस इतना था कि नर्सिंग जैसा कोई कोर्स हो जाए, यूनिवर्सिटी में जाना है, तब इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। बट जैसे ही मैं नर्सिंग में गया, इवेंचुअली आई फील दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू। कि नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में इतना पढ़ते हो। पर फर्स्ट ईयर में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था नर्सिंग में भी, क्योंकि जब आप गांव से होते हो ना, जवानी होती है, तो एवरीबडी की इंजॉय करो कॉलेज के, एग्जैक्टली। बट आई स्टिल रिमेंबर, हमारे एक टीचर हुआ करते थे जिनको अभी भी मैं बड़ा ज़्यादा एडमायर करता हूँ। शी इज़ तारिका मैम। तो वो एम से आए थे हमें पढ़ाने। तारिका मैम ने एक बार, तारिका मैम का नेचर ऐसा था, बड़ा ही अच्छा नेचर था, वो कभी किसी को बोलते नहीं थे। तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में ना, तारिका मैम ने मुझे पकड़ के डांटा। शी सेड कि अगर आप अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हो ना, तो एनक्लेक्स एग्जाम क्लियर करना, फिर आपकी इंटेलिजेंस के बारे में पता चलेगा। अब तब एनक्लेक्स के बारे में कुछ नहीं पता होता था, ना ही कभी कोई एंट्रेंस के बारे में सोचते थे, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम somebody put in my mind कि एनक्लेक्स नाम का कोई एग्जाम है और बहुत बड़ा एग्जाम है। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के लास्ट में, आई स्टिल रिमेंबर, मैं पीछे खड़ा था। तो मैंने सोच लिया कि मुझे एनक्लेक्स पास करना है, पर सोचने में और पास करने में बहुत फर्क होता है, तब कुछ ज्यादा था भी नहीं। तो आई वेंट टू लाइब्रेरी, और एनक्लेक्स की कौन सी बुक होती है, तब साउंडर्स की एक बुक मेरे हाथ में आई, तो सुना था कि एनक्लेक्स की कोई बुक होती है। अब वहां पे मुझे ना मेरे मैम मिल गए, पूजा जायसवाल मैम मिल गए।
उन्होंने मुझे देख लिया, फर्स्ट ईयर का बच्चा इनक्लेक्स का पढ़ रहा है, तो वो पूरी क्लास में आए कि नालायको, पूरी क्लास को बोला नालायको तुम तो ऐसे ही घूमते रहे। तो ये देखो बच्चा, मेरा पहला दिन मैं लाइब्रेरी में बुक देख ही रहा हूँ, एंड शी थॉट कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, और मेरी एक इमेज ऐसी बन गई कि मैं पढ़ना बहुत पढ़ता हूँ। बट जब आपकी इमेज बननी शुरू हो जाती है, इवेंचुअली आप वैसे बिहेव करना शुरू कर देते हो। तो मैंने फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, पर मैं उस बुक को अपने पास रखता था, साउंडर्स को अपने पास रखता था। अब मैं आपको बताता हूं कि कुदरत ने मुझे टीचर कैसे बनाया। इट वॉज नेवर प्लान टू बी टीचर। मैं आपको अपनी जर्नी के कुछ इंसिडेंट्स बताता हूं। मैं आज बैठ के सोचता हूं कि मैं टीचर कैसे बन गया। फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब हम लोगों को बताया गया कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, कि हमारी जो फेयरवेल होती थी बहुत बहुत बड़े लेवल पे होती थी, तो हमें बताया गया कि जो फेयरवेल और फ्रेशर होती है, सॉरी नॉट फेयरवेल, फ्रेशर होती है, उस फ्रेशर में ना बड़ा कॉन्टिनेंटल में फ्रेशर होती है, वो 3 स्टार होटल था हमारी यूनिवर्सिटी का, कि बड़ा एंजॉय करते हैं, टीचर स्टूडेंट साथ में नाचते हैं। तो हम बड़े एक्साइटेड थे फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में। तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड था। आई कॉल्ड माय फैमिली कि मुझे 3 पीस सूट सिलवाना है, तब तक कभी 3 पीस डाला नहीं था। तो आई कॉल्ड, तो मेरे ब्रदर ने मुझे 5,000 रुपए सेंड किए उस समय पे। तो मैंने 3 पीस सूट सिलवाया, बड़ा एक्साइटेड। पार्टी से एक दिन पहले मेरे सीनियर ने बताया कि जो फ्रेशर लोग होते हैं उनको रैंप वॉक करना है, रैंप पे जाना और अपनी इंट्रोडक्शन देनी है इंग्लिश में। अब जैसे मुझे पता चला कि एक गांव का लड़का इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश आती नहीं थी, और रैंप वॉक करनी, हम तो आज तक कभी स्टेज पे चढ़े भी नहीं थे। देन इवेंचुअली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, एक रात पहले, पार्टी से एक रात पहले। अब मेरे पास सब कुछ था, मैं बड़ा एक्साइटेड था। सुबह हॉस्टल में हम रहते थे, मेरे क्लासमेट आए, चलो पार्टी में चलते हैं। तो मैंने उन्हें झूठ बोला कि मेरे पास ना कपड़े ही नहीं है। दे सेड ये डाल ले, ये डाल ले, ये डाल ले, जबकि कपड़े थे और ऐसे थे जो आज तक मैंने कभी डाले भी नहीं थे। 5,000 रुपए मेरे लिए बड़े मैटर करते थे, पर मैंने उन्हें झूठ बोला कि मैंने जाना ही नहीं है, मैं डर गया था। तो मैं सारा दिन हॉस्टल में बैठा रहा, लेटता रहा, सोता रहा, लेटता रहा, सोता रहा। तो जब शाम हुई, वो सारे लोग आए, सारों ने बताया कि टीचर्स के साथ नाचे। टीचर से बड़ा डर लगता था, टीचर्स के साथ नाचे, इंजॉय किया, ये किया। उस टाइम फर्स्ट टाइम मुझे अपने अंदर लूजर फील हुआ। लूजर क्यों फील हुआ? क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, पर कुछ लोग तो बिहार से भी थे जो मेरे से भी नीचे बैकग्राउंड से पढ़ के आए थे। तो मुझे लूजर फील हुआ कि अगर वो बिहार से होकर, मेरे से भी नीचे बैकग्राउंड से होकर रैंप वॉक कर सकते, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो उस रात पहली बार, आई स्टिल रिमेंबर, मैं सीरियसली अपने बारे में सोचना शुरू हुआ और मैं रोया कि मैं एक लूजर बन के मुझे अपनी जिंदगी नहीं बतानी है, मुझे हारना नहीं है। दैट डे आई डिसाइड कि इस यूनिवर्सिटी से कोई मिस्टर फेयरवेल होगा तो मैं आऊंगा 4 साल बाद, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फुल बैच, पर मुझे मिस्टर फेयरवेल बनना है, मुझे अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है। तो मैंने फर्स्ट ईयर की एंड से ही जितनी भी प्रेजेंटेशंस होती थी, मैं अपना हाथ खड़ा करता था। टीचर कोई क्वेश्चन पूछता था, मैं अपना हाथ खड़ा करता था। तो जब भी स्टार्टिंग में मैं ब्लैंक आउट हो जाता था, मेरे हाथ कांपने शुरू हो जाते थे, मेरी आंखों के आगे लाल आना शुरू हो जाता। पर अगर कोई प्रेजेंटेशन होगी तो मैं ही दूंगा, डजंट मैटर, हिंदी में दूं, पंजाबी में दूं, इंग्लिश में दूं, मैं ही दूंगा। अब वहां से मेरे को प्रेजेंटेशन देने की इतनी आदत पड़ गई, मुझे प्रेजेंटेशन देनी बड़ी अच्छी लगने लगी। अब फर्स्ट ईयर के लास्ट में ना मैं एक डॉक्टर साहब के कांटेक्ट में आ गया। हमारे बिल्कुल साथ में ना एक नेपाल से डॉक्टर साहब हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि मुझे फर्स्ट ईयर में मेरे सीनियर्स ने बताया था कि फार्मा बड़ी मुश्किल है। तो मुझे पढ़ने का बड़ा शौक हो गया था कि मुझे समझ आया कि मेरे ना बिल्कुल रूम के साथ एक पीएचडी के डॉक्टर जो फार्मा कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी से। तो मैं उनके रूम के बाहर जाकर बैठ गया कि मुझे आपसे फार्मा करनी है। उन्हें पता चला कि मैं तो एक बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूं, तो उन्होंने मुझे समझाया कि बीएससी नर्सिंग में फार्मा कुछ ज्यादा होती नहीं है, आप बेसिक भी पढ़ोगे पास हो जाओगे, पर मुझे पढ़नी नहीं है, मुझे बहुत एडवांस लेवल पे जाना है। तो मैं उनके दरवाजे खड़काता रहा। 1 महीने तक उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ाया। 1 महीने बाद उन्हें समझ आ गया कि लड़का जिद्दी है, पढ़ के मानेगा। तो उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया, उन्होंने मुझे 2 साल फार्मा पढ़ाई। फार्मा जो नर्सिंग में बहुत मुश्किल लगती है, मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में उस टीचर से पढ़ रहा था जो पीएचडी कर रहा। मुझे फार्मा के वो कंसेप्ट समझ आने शुरू हो गए। ऐसे ऐसे करके उनके थ्रू मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिला। मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि नर्सिंग स्टूडेंट होने के बावजूद मैं डॉक्टर से पढ़ना शुरू कर गया। अब मुझे नर्सिंग कम आती थी, मेडिकल ज्यादा आनी शुरू हो गई। नर्सिंग में मेरे नंबर नहीं आते थे, पर मुझे बेसिक कोर कंसेप्ट समझ आने शुरू हो गए। 2 चीजें इकट्ठी हो गई। एक मेरी प्रेजेंटेशन, जो मेरी मिस्टर फ्रेशर से जो मेरे को झटका लगा। दूसरा मेरी स्किल्स, क्या कहते हैं, नर्सिंग की, मेडिकल की, जो मुझे उन टीचर से मिली। ऑल दो आज वो टीचर इस दुनिया में नहीं है जिनसे मैंने जो मेरे पहले गुरु बने,
आज वो उस दुनिया में नहीं है, पर मैं हमेशा उनका नाम लेता हूँ। वो नेपाल से थे, वो थोड़े बीमार रहा करते थे, बट मेरे वो पहले गुरु थे जिन्होंने मुझे सिखाया। मेरे नर्सिंग के टीचर ने भी बहुत कुछ सिखाया, पर आज जो मैं हूँ उनके थ्रू। अब तीसरी बात, जब मैं उस यूनिवर्सिटी से निकला, मैं मिस्टर फेयरवेल बन के निकला। अब 2019 में, 2018 में भी कोई फेयरवेल होगा, 2020 में भी कोई होगा, 2017 में भी कोई होगा। हर ईयर उस यूनिवर्सिटी से कोई फेयरवेल बनता है, पर मेरे लिए मिस्टर फेयरवेल बनना बहुत बड़ी चीज थी। क्यों? क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो 2015 में छुप गया था कि उसको स्टेज पे चढ़ना पड़ेगा, उसने 4 साल उस चीज की मेहनत की और मैं मिस्टर फेयरवेल बना। अब इस चीज का एडवांटेज मुझे क्या मिला कि मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हो चुकी थी। अब 2019 में मैंने 1 साल टीचिंग की बैक इंडिया, तब कोविड आ गया। मुझे ना कोविड में क्या आदत पड़ गई थी मनप्रीत, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने की आदत पड़ गई थी, बहुत ज्यादा। इवन एक दिन में मैं एक बुक पढ़ने शुरू हो गया था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप इतनी बुक्स पढ़ने तो लग गए हो, क्यों ना आप अपनी बुक लिखो, क्योंकि मुझे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बड़ा अच्छा समझ आना शुरू हो गया था। देन आई डिसाइड कि मैं अभी बड़ा छोटा हूँ बुक लिखने के लिए, मैं बुक तो लिखूंगा, पर मैं उस बुक को लिखने के लिए पहले 100 बुक्स पढ़ूंगा। तो मैंने 1 साल लगा के 100 बुक्स पढ़ दी उस बुक को लिखने के लिए। अब इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, मेरी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो गई। प्रेजेंटेशन मिस्टर फेयरवेल वाले इंसिडेंट से जो मेरी नर्सिंग मेडिकल स्किल्स थी उन टीचर्स ने अच्छी की, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि फार्मा बड़ी मुश्किल है, एंड मेरी रीडिंग स्किल्स उसकी वजह से होनी शुरू हो गई। अब लास्टली क्योंकि कोविड आ गया था, अब सारे जो ने लोग कहते हैं कि सक्सेस किसी को आज दिख सकती है, बट लेट मी शेयर वन इंसिडेंस विद यू। जब मैंने अपनी बुक लिखी, 6 महीने लगा के, दिन रात लगा के मैंने अपनी बुक लिखी, तो पटियाला में ना मैं प्रिंटिंग प्रेस में गया, तो मैंने उन्हें बोला कि इसकी 1000 बुक्स, 1000 कॉपीज बना दो। मेरे लिए वो दुनिया की सबसे बेस्ट बुक थी, क्योंकि मैंने 100 बुक्स पढ़ के वो बुक लिखी थी। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन से टाइम के राइटर हो, भाई पहली बुक है, दूसरी है, 5वीं, 8वीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं फर्स्ट टाइम बुक राइटर हूँ। तो उन्होंने कहा कि 1000 बुक बहुत ज्यादा है, 100 बुक्स पहले छपवाओ, 1000 बिकनी नहीं है। मेरे मन में एक ईगो थी, अरे ये तो दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है, ये क्यों नहीं बिकेगी, मैंने तो इतनी बुक्स पढ़ के उनका समअप लिखा है, ये तो बिकेगी बिकेगी। और तब मैं यूनिवर्सिटी में टीचर स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्ट में भी था। मुझे ऐसा था कि हर एक स्टूडेंट मेरी किताब को तो खरीदेगा, 100 तो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट, 100 तो ऐसे बिक जाएंगी। तो उनके प्रेशर के चक्कर में मैंने कह दिया चलो 100 नहीं, 1000 भी नहीं, आप 500 बना दो। पर मेरे मन में एक थॉट चल रहा था कि बस आप रेडी रहना, इसको रखना मत, 500 तो ऐसे बिकी, मैं एक हफ्ते में वापस आऊंगा, फिर आप और छापेंगे। तो उन्होंने मेरे कहने पे 500 बुक छाप दी। इतना बड़ा मेरा आधा कमरा उन बुक से भर गया। मैं बड़ा एक पॉजिटिव उसमें था कि ये तो बिकेंगी बिकेंगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। तो मैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी गया, मैं कॉलेज टू कॉलेज गया, पंजाब के, हरियाणा के बड़े सारे कॉलेज में गया। आप मुझे बताओ व्हाट यू थिंक मेरी कितनी बुक्स बिकी होंगी उन 500 बुक्स में से, कितनी बुक बिकी होंगी? मैंने हरियाणा पंजाब के उस समय के 2019-20 में सारे कॉलेज को घूमा, तो मेरे कितनी बुक्स बिकी होंगी? व्हाट यू थिंक? I think around 200 or something. मेरी बुक बिकी 4 Okay. लोगों ने मेरी किताब खरीदी, जिसमें से 3 तो मेरे अपने दोस्त ही थे। Okay. एक बुक बस मेरी पैसे में बिकी। अब मुझे शर्म आ रही थी, 496 किताबें मेरे घर में थी। माई पेरेंट्स वर आस्किंग कि अब इनका करना क्या। अब मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो टाइम था जब मैंने बहुत बड़ा फेलियर देखा, क्योंकि जितना भी मैंने कमाया था ना, मैंने 70,000 रुपए मेरे पास थे और थोड़े मैंने पैसे उठाए थे उस बुक्स को छापने के लिए, वो सारे लग चुके थे। आई डिसाइड, मुझे 2-3 झटके लगे कि जब तक आप कामयाब नहीं हो ना मनप्रीत, तो आपकी किसी को कामयाबी की कहानी जाननी नहीं, आपको आपके बारे में पढ़ना नहीं है, पहले तुम्हें कामयाब होना, तब लोग आपको पढ़ेंगे। Exactly. दूसरी चीज आई डिसाइडेड, अब उस दिन मुझे पता चल गया था कि अब गंवाने के लिए कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज टू गेट, अब सब कुछ पाने के लिए। तो उस दिन मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि अब इस किताब को बेचूंगा नहीं, पहले खुद कामयाब होऊंगा, इस किताब को इस लेवल पे लेकर जाऊंगा, अपना लेवल बढ़ाऊंगा, कि लोगों को पता चले कि अगर इसने कोई किताब लिखी है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। आज अगर मैं चाहूं उस बुक को $100 की बेच सकता हूं। मैंने उस बुक का, किताब का रेट रखा था 350 रुपए, इवेंचुअली मैं उसको 70 रुपए भी ले आया, जो कि मेरा खुद का कॉस्ट उससे ज्यादा था, वो तब भी नहीं बिकी। आज मैं चाहूं उस किताब को $100 पे बेच सकता हूं, मेरे स्टूडेंट आर विलिंग, पर अभी भी मैं उस किताब को बेचता नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने अंदर डिसाइड कर रखा है कि मैं इस किताब की बोली लगवाऊंगा, पहले 5-10 साल तक इतना ग्रो करूंगा, तब इस किताब को मैं दुनिया के सामने वापस लेकर आऊंगा। मनप्रीत, देयर इज नो सक्सेस विदाउट फेलियर। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूं कि आप
किसी का आज देख सकते हो, पर वो कितनी मार खा के आया, कितना कुछ करके आया, यू कांट इवन इमेजिन। पर मैं आपको इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट बताता हूँ। अब मेरी किताब बिक तो रही नहीं थी, देन कोविड का उस समय पे पीक था, आप घर पे बैठे हो, तब मेरी वन ऑफ द फ्रेंड सजेस्ट कि आप इतना अच्छा बोल लेते हो, आप इतना कुछ पढ़ चुके हो, यू हैव सो मेनी थॉट्स, आप इतनी बुक्स पढ़ चुके हो, क्यों ना आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाओ। तो मैंने वो यूट्यूब चैनल बनाया। अब मेरी शुरू की वीडियो देखोगे, मैं बड़ा इंट्रोवर्ट था तब भी, तो मेरे शुरू की यूट्यूब चैनल में मैं सिर्फ क्या कहते हैं, इमेजिनरी कुछ चीजें लगा रहा हूँ, सिर्फ ऑडियो बोल रहा हूँ, तो मैं खुद फेस नहीं आता था। अब मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ तक क्यों पहुंचा। टीचर बनना कभी डिसाइडेड नहीं था, पर ये 5-6 इंसिडेंट्स ने मुझे टीचर बनाया। कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी उस 4 साल के डिसाइड कि मुझे मिस्टर फेयरवेल बनना है। मेरी मेडिकल स्किल्स, मेरे नर्सिंग टीचर्स और मेरे जो डॉक्टर साहब के कॉन्टेक्ट में मैं 5-6 साल रहा। एक मेरी रीडिंग स्किल्स, जो मैंने वो 100 किताबें पढ़ी, प्लस मुझे यूट्यूब पे लेक्चर बनाने क्यों आए, क्योंकि क्या कहते हैं जी, जो मैंने अपनी बुक के रिव्यू डालने शुरू किए, क्योंकि वो बुक तो बिक तो रही नहीं थी। अब जब मैं नर्सिंग टीचर बनना मैंने डिसाइड किया, कुदरत ने सारी चीजें मेरे अंदर पहले ही फुलफिल कर रखी थी। टीचर बनने के लिए, नर्सिंग टीचर बनने के लिए नर्सिंग स्किल्स चाहिए, वो कुदरत ने मुझे दे रखी थी। कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, वो मैंने 4 साल काम किया था। रीडिंग स्किल्स चाहिए, रिटर्न स्किल्स चाहिए, नोट्स बनाने, वो मैं बुक के समय सीखाया था। यूट्यूब का चैनल मेरा पहले से था। तो अगर मैं बोलूं कि मैं टीचर बना हूं, ये मैं टीचर नहीं बना हूं, कुदरत ने पहले से डिसाइड कर रखा था मेरे जैसे स्टूडेंट को, जिसको 12th में जिस टीचर को लगता था कि पूरे स्कूल में अगर कोई बच्चा फेल होगा तो मैं होऊंगा, अगर मुझे टीचर बना दिया है तो दैट वाज प्लान्ड, दैट वाज नेवर एवर, मेरी खुद की कभी सोच नहीं थी। इवन मैं अपने स्टूडेंट को हंसता हूं कि अगर आप मेरे स्कूल टीचर से पूछोगे ना कि आप अंग्रेज सर से पढ़ रहे हो, तो स्कूल टीचर बोलेंगे या तो तुम पागल हो चुके हो या तुम्हारा टीचर पागल है कि अगर उससे पढ़ रहे हो तो तुम्हारा बेड़ा गर्क ही गर्क है। बट आज कुदरत ने मुझे इतना दिया है, तो वो कैसे दिया है, स्टेप बाय स्टेप दिया। अब मैंने कुदरत में सब कुछ सरेंडर कर रखा है, मैंने सारा कुछ सरेंडर कर रखा है, क्योंकि मैं अगर खुद प्लान करता तो यहाँ तक नहीं पहुंचता। कुदरत ने यहाँ तक पहुंचाया है, तो मैंने अब सब कुछ सरेंडर है, जहां पर कुदरत लेकर जाना चाहे। आज क्लासेस है, मैं खुश हूँ। अगर क्लासेस नहीं भी रहेंगे तो मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि दैट वाज नेवर प्लान्ड। तो कुदरत अगर सोच रही है तो कुछ अच्छा ही सोच रही है। होप मैं आपकी बात का आंसर कर पाया हूँ। तो यूनिवर्स ने आपको इस तरीके से तैयार किया कि आप टीचर बन गए। कुदरत ने पता नहीं किसका मुंह देखा, मेरे पेरेंट्स का देखा, मेरी फैमिली का देखा, उसने मेरे अंदर कुछ देखा। बट मेरे क्लास में 110 बच्चे थे, अगर मुझे यहाँ तक पहुंचाया, और मैं कुछ स्पेशल किसी में भी नहीं था, तो अब मैं ये बात मानता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कि मुझे तो उसने बनाया है टीचर, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को उसी तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे वो स्टूडेंट्स भी दिए हैं। तो परमात्मा अगर वो गुण दे सकता है तो वो गुण वापस ले भी सकता है। तो मैं बड़ी ईमानदारी से अपने स्टूडेंट्स को इसलिए पढ़ाने की भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास वो मेरा नहीं है, वो कुदरत ने दिया है। सर, मैं ये मानती हूँ कि आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती है किसी भी इंसान से, कि आप इसे सिर्फ अपनी एक ये नहीं समझते हो कि ठीक है सक्सेस आ गया तो बहुत बड़ी बात है, आप ये ज़्यादा लेते हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ी बात है, और यही चीज़ है जिसके कारण आप स्टैंड आउट करते हो। मनप्रीत, टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं होने चाहिए। अब अगर आपको टीचिंग दी गई है ना, लेट मी टेल यू, टीचिंग और क्या कहते हैं जी, डॉक्टर, जिसमें आप बिजनेस नहीं होने चाहिए। और हम तो टीचर भी और नर्सिस भी हैं। कोई बच्चा मेरे ऊपर विश्वास करके अपना करियर मुझे दे रहा है, अब उसको नहीं पता इस 3 घंटे की क्लास के बाद मैं पीछे क्या कर रहा हूँ। अगर मैं पीछे घूमूं फिरूं, नाचू गाऊं, पार्टियां करूं और आकर क्लास लगा लूं, वही पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स उनको पढ़ा दूं, तो उस बच्चे को तो लगेगा कि ठीक हम अच्छा पढ़ रहे हैं, पर कुदरत ये सारी चीजें देख रही है। वो बच्चा सारा करियर, अपनी पिछली पूरी कमाई मुझे मेरे पर ट्रस्ट कर रहा है। सो आई कैन नॉट बी गुड बिजनेसमैन। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मैं दुनिया का शायद सबसे अच्छा ऑनेस्ट टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉलेज सबको अपने अपने लेवल पर है, तो टीचर शुड बी ऑनेस्ट, कुड बी ऑनेस्ट, नॉट द बिजनेसमैन। फिर आपने सर इंडिया में आप टीचिंग कर रहे थे, फिर आपने कनाडा आने का डिसीजन कैसे लिया? ओके मनप्रीत, कनाडा कभी भी डिसाइडेड नहीं था। इनिशियली आई वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मेरे ब्रदर वहाँ पर थे। पर जिस दिन मैंने फाइल लगवाई,
उसी दिन कोविड की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने बंद कर दिया था। अब माय ब्रदर टोल्ड मी कि ऑस्ट्रेलिया ने 2 साल के लिए बंद कर दिया, वो वीज़े नहीं देंगे। अब उस एज में 2 साल घर में बैठना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। देन आई डिसाइड कि लेट्स गो टू कनाडा, देखी जाएगी। कनाडा के अभी भी वीज़े आ रहे थे। तो जब कुदरत ने आपके लिए कुछ सोचा हो, क्योंकि मैंने तो कभी कनाडा का तो सोचा ही नहीं था। देन मैंने कनाडा का सोचा, फिर कनाडा मेरा वीज़ा आ गया। 2021 अप्रैल मई में मैं कनाडा आ गया। जब मैं कनाडा आया तो स्टार्टिंग में कुछ जॉब्स ऐसी थी, तो उन जॉब की वजह से सारा मोराल डाउन हो गया। मैं स्टार्टिंग में पोपोइस में जॉब करता था। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ और मैं नॉन वेज बनाता था। बेकरी में मैं जॉब करता था, नाइट शिफ्टें करता था। बहुत डिफिकल्ट, वो तो सबसे डिफिकल्ट है। इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता मनप्रीत, बट द प्रॉब्लम इज जब आप बैक इंडिया से टीचिंग कर रहे हो, तो एज आई टोल्ड यू कि मुझे ना बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक हो गया था। एक दिन मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं परमात्मा से बात करते करते आई हैव टीयर इन माई आईज। तो मैंने कुदरत को कहा कि या तो मुझे वापस भेज दो या मुझे मेरी किताबें दे दो। वो पता नहीं कितने पास बैठ के सुन रही होगी, उसने मुझे टीचर ही बना दिया। अब सारी उम्र के लिए किताबें ही मेरे पास है। सो मेरा फिर से वही मानना है कि जब आप यकीन रखते हो यूनिवर्स के ऊपर, थिंग्स वर्क फॉर यू। तो सर, आपने जब आप बेकरी में जॉब कर रहे थे, फिर आप अपनी फील्ड में कैसे एंटर हुए? ओके, बेकरी में जॉब करते हुए मैं नर्सिंग में नहीं आया। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का, और दैट्स अगेन मोटिवेशन फॉर मी कि जब बेकरी से जॉब करते करते ना हमें पीएसडब्ल्यू की जॉब मिल गई, क्योंकि तब कोविड में ना पीएसडब्ल्यू की जॉब बड़ी इजीली मिल जाती थी। अब बेकरी में मुझे $14 मिलते थे। इमीडिएटली मुझे पीएसडब्ल्यू की जॉब पे मिलने शुरू हुए $25। तब मैं स्टूडेंट ही था। अब 14 से सीधा अगले दिन आप 25 पे हो, तो आई वाज काउंटिंग मनी, 25, 50, 100, 150, 200। तो बड़ी मोटिवेशन मिलती थी। तो जहां पर मैं काम करता था ना, वहां पर भी गोरे वर्कर बड़े कम थे। तो आई वेंट टू वर्क, तो 16 घंटे की शिफ्ट, 18 घंटे की शिफ्ट बड़ी इजीली मिल जाती थी। मेरी ना फीस बड़ी इजीली निकल गई, ऑल्दो मैं 18 घंटे काम कर रहा था, तो फीस निकल गई। अब जब मेरी फीस निकली ना, 5-6 दिनों के बाद आई कॉल माई पेरेंट्स एंड आई टोल्ड कि हमारे घर में ना तब पेंट नहीं हुआ था, बना हुआ था अच्छे से, पेंट नहीं हुआ था। आई कॉल्ड माई पेरेंट्स कि अब मैं बड़ा अच्छा कमाने लग गया हूँ, कि मैं इंडिया का 1-1.5 लाख रुपया कमा लेता था, मैं अच्छा कमाना शुरू कर गया हूँ। तो अब आपा काम शुरू कर देते हैं, पेंट करवा लो घर में, क्योंकि एक लड़के को होता ही है, आप पेंट करवा लो घर में, जो भी होगा मैं कर दूंगा। बिकॉज मेरे ब्रदर ने एफर्ट्स करके वो घर बनवा लिया था, पेंट करना रह गया था। देन माय पेरेंट्स टोल्ड कि अभी क्योंकि काम करेंगे तो 5-6 लाख लग जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा उसको रेनोवेट करना है। आई सेड, मैंने कैलकुलेशन की कि मैं इतना कमा रहा हूँ, फीस निकल गई है, मेरा कोई खर्चा है नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा, जी आप कर दो शुरू। मुझे काम करते 2-3 मंथ हो गए थे। तब 5-6 दिनों के बाद, जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, 5-6 दिनों के बाद मुझे ना काम से निकाल दिया मनप्रीत। और क्यों निकाला, मुझे मैनेजमेंट ने बुलाया। दे सेड कि आपकी बियर्ड बहुत बड़ी है, और जो N95 मास्क है, तो वो या तो अपनी बियर्ड को क्लीन करो, जो कि मैं नहीं कर सकता था। अब मुझे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि पिछले 3 मंथ से 18-18 घंटे मैं शिफ्ट कर रहा। जब तक उनको जरूरत थी तब तक तो उनको मेरी बियर्ड नहीं दिखी। उन्होंने मुझे सेम डे काम से निकाल दिया। तो मैं घर आ गया। आई स्टार्ट क्राइंग। इसके 2 रीजन थे। एक, कि दुनिया कितनी लालची है, कि जब तक उनको काम था उन्होंने 18-18 घंटे काम लिया, जब उनके वर्कर वापस आ गए देन उन्होंने मुझे निकाल दिया। दूसरा, मेरे रोने का कारण ये था कि मैं अपने पेरेंट्स को ना 5-6 दिन पहले खुद ही कह बैठा हूँ कि क्या कहते हैं जी, अपना रेनोवेट करने का काम शुरू कर दो। मैं उनको किस मुंह से बोलूं कि मुझे काम से निकाल दिया। एट दैट डे आई डिसाइड कि अब मैं किसी एजेंसी के थ्रू काम पे नहीं जाऊंगा। अब मुझे आर्यन ही बनना है, चाहे कुछ हो जाए, मैं खुद हायर होऊंगा, मैं तब तक काम नहीं करूंगा। जर्नी वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, पर मैं उसको स्ट्रगलिंग फेस नहीं बोलूंगा। मैं हर एक चीज को पॉजिटिविटी में ही लेता हूँ। पता क्यों? मैं आज भी बैठ के सोचता हूँ, अगर वो मुझे 3-4 महीने काम से ना निकालते और मेरा घर का पेंट हो जाता और रेनोवेट हो जाता उनकी सैलरी के थ्रू, तो मैं सारी उम्र उनका दीनदार रहता, मैं कभी काम छोड़ता ही ना, मैं पीएसडब्ल्यू की जॉब में अटका रहता। कुदरत ने जब आपको उठाना होता है ना, तो आपको एक बहुत बड़ा झटका देती है। वो झटका नहीं है, और अगर आप उसको स्ट्रगल समझोगे या फिर आप कुदरत को उल्टा कोसना शुरू कर दोगे, पर कुदरत को आपको उठाने के कोई ना कोई मोटिवेट, वो आपको ऊपर लेकर जाना चाहते। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कोई पीएसडब्ल्यू की जॉब नहीं करूंगा, चाहे कितना मर्जी पैसा मिले, मैं किसी एजेंसी के थ्रू नहीं जाऊंगा, मैं आर्यन बनूंगा और खुद हायर होऊंगा। अब आर्यन की जर्नी में मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया कि मैं टीचर भी बन सकता हूँ। दैट्स अ डिफरेंट जर्नी। पर आर्यन क्यों बना? क्योंकि मुझे जॉब से निकाला गया।
जॉब से ना निकाला जाता तो मैं आर्यन ना बनता। जब कुदरत आपको धक्का मारती है, दैट्स व्हाट आई टोल्ड टू माय स्टूडेंट्स, कि कोई लोग छोड़कर जा रहे हैं आप लोगों को, कोई आपको क्या कहते हैं नफे नुकसान हो रहे हैं, कोई रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको आज लग सकता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको आज लग सकता है कि आपके साथ आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, पर कुदरत लॉन्ग टर्म में आपका कोई ना कोई फायदा ही करना चाहती है। बच्चे आप फेल हो रहे हो, आपको कोई छोड़कर जा रहा है, आपके रिलेशनशिप में आपको ब्रेकअप, आपको धोखा मिला है, मेरा यकीन रखना, अगर आप कुदरत पे यकीन रखते हो, अगर मेरे जैसे को मिल सकता है तो आपको भी मिलेगा। लड़कियों, आप तो लक्ष्मी होते हो, लक्ष्मी कभी भी चाहे तो परमात्मा से कुछ भी ले सकती है। आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हो आप करते रहना, कुदरत आपको जरूर देगी। तो मैं हमेशा इन चीजों में यकीन रखता हूँ। तो सर जब आपने अपनी आरएन की प्रिपरेशन को किया, उसके बाद में आप क्लियर कर गए, तो उसके बाद में कितने टाइम के बाद आपने ये सोचा कि अब मेरी बारी है कि अब मैं टीचिंग में जाऊं, मैं स्टार्ट करूं? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं टीचर बनूं, बट मेरे ना 2 फ्रेंड्स थे, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड तुषार, तो थोड़ा पढ़ने में ऐसा है, तो मैं जब मेरा पास हो गया था तो मैं आर्यन की जॉब भी करता था, तो मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया। ऑल्दो मैं इंडिया में भी टीचर था, इंडिया में भी वो मेरे से पढ़ता था, बट उसको पढ़ के इतना मजा आना शुरू हुआ तो हमारे 2-3 क्लासमेट मुझसे पढ़ना शुरू कर गए। इनिशियली जो मेरे स्टूडेंट थे पहले वो फ्री वाले थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा पुश किया, मोटिवेट किया, क्योंकि नोट्स मेरे पास बने पड़े थे, मैं खुद बनाता था लाइब्रेरी में बैठ के। तो जब क्या कहते हैं वो पास हुए तो उन्होंने मुझे थोड़ा पुश किया कि अब तेरे को थोड़ा इस चीज में देखना चाहिए, यू माइट डू गुड। और परमात्मा की दया से मुझे स्टूडेंट्स मिले, 1-2 पहले स्टूडेंट मेरे अमेरिका से थे, तो बलजिंदर नाम था उनका, तो वो मुझे स्टूडेंट मिले, शी पास, उनके थ्रू और स्टूडेंट आए, फिर बच्चे पास होने शुरू हुए, फिर ईमानदारी से मैंने पढ़ाया, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। तो ये पहली जर्नी जो टीचिंग की जर्नी भी थी वो फ्रेंड से ही शुरू हुई, पर उन्होंने मुझे पुश किया। तो सर आपको अब इतना टाइम हो गया, अगर आप इस पूरी जर्नी को देखते हो तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ लगती है जो आपको सबसे ज़्यादा ऐसा फील होता है कि ये एक्चुअल में मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी पूरी जर्नी में, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया? अगर मैं एक भी चीज को बोलूँ ना मनप्रीत, कि मतलब अगर वो रेसिपी ना होती तो मैं ना होता। एवरीथिंग, अगर उस समय पे किसी भी तरह का दिल टूटा है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, किसी भी तरह के धोखे मिले, अगर वो ना होते तो मैं ना होता। तो एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम माय कॉन्शियसनेस, हर एक चीज ने मुझे बिल्डअप किया। मैं हर एक तभी कहता हूँ कि अगर आप ऐसा है ना, अगर आप आज बैठकर सोच रहे हो कि अगर वो ना होता तो कुछ और अच्छा होता, अगर वो ना होता तो आप ना होते, तो एवरीथिंग वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब पार्सल में कभी कुछ अच्छा होगा, कभी कुछ बुरा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस पार्सल के अच्छे पार्ट को तो बोलो कि मुझे ये चाहिए और बुरे पार्ट को, तो इट्स ऑल अबाउट फिल्म, अप डाउन तो चलता रहेगा। सब कुछ गुड था, पर मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ। हम रेंट पे रहा करते थे मनप्रीत, तो हमारे जो ओनर हुआ करते थे वो नेपाली थे, तो मैं बेसमेंट में रहता था। ठीक है। मतलब मैं आज बैठकर सोचता हूँ कि कुदरत कितना कुछ आपको दे सकती है, कुदरत कितनी दयावान हो सकती है। तब मैं टीचिंग करनी मैंने शुरू कर दी थी। देन माय ओनर आस्क्ड मी वन डे कि कांग्रेचुलेशंस, यू आर एन आर्यन, अब तो आप अच्छा कमा रहे हो। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं अब जॉब नहीं करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो बड़े हैरान हुए कि अब $45-50 की जॉब छोड़कर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आई मस्ट बी अर्निंग गुड। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? अब मेरी क्लास में उस समय पे 4-5 ही बच्चे थे, पर मैं शर्म के मारे मेरे मुंह से निकल गया कि 40 है। अब 40 बच्चे, दे सेड ओके देन यू मस्ट बी अर्निंग गुड, दैट्स व्हाई आपने जॉब छोड़ी है। तो मैं वापस आया, मैंने अपने आप से बात की कि पता नहीं मुंह से 40 क्यों निकल गया, बच्चे तो 4-5 ही है, कि हे परमात्मा मेरी औकात कभी 40 वाली होगी भी कि नहीं होगी। उस परमात्मा ने मेरी औकात 40 और 40 से भी कहीं गुना ज्यादा की। ये कब होता है? व्हेन यू आर ऑनेस्ट, व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड व्हेन यू आर हार्ड वर्किंग। तो जब आप कुदरत पे यकीन रख के सारी चीजें करते हो, देन वो आपको देना शुरू करती है। तो सारे इंसिडेंट्स ही बड़े जरूरी थे। मैं एक एक चीज को याद रखता हूँ, तो अगर मुझे मिल सकता है तो किसी को भी मिल सकता है। सर जब हम कोई भी चीज़ इनिशिएट करते हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, ओवरवेलमिंग होती है, तो हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो उस वक्त हमारे साथ खड़ा होता है और उस जर्नी को हमारे साथ शुरू करता है, तो हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। आप किसी ऐसे इंसान का नाम लेना चाहते हो जिसने आपकी हेल्प की और वो इस जर्नी को आपके साथ इनिशिएट किया? Can I tell you a list? Because there is not one person. Absolutely. It's all about a list. Starting from my family, obviously, my parents, my brother. Yeah. But let me tell you about my teachers. When I was in worst days of my life, that was a 12th class. तो मैं आज भी उन टीचर को हमेशा विश करता हूँ। She was तनु मैम,
जो मुझे ट्यूशंस पढ़ाया करते थे बायोलॉजी की, आई वाज अ छोटा बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट। बस उस बुरे समय में एक वही इंसान था जो मुझे कहता था, अंग्रेज यू हैव समथिंग स्पेशल, आई डोंट नो, पता नहीं वो क्यों नहीं बाहर आ रहा, पर तू कभी ना कभी कुछ ना कुछ करेगा। माई ऑल स्कूल टीचर्स, निशांत सर मेरे फिजिक्स के टीचर, मेरे बायोलॉजी के तनु मैम, मुझे कॉलेज में इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं, मैं ना कई बार सोचता हूँ कि एक भी टीचर का नाम मिस ना हो जाए। माई फर्स्ट ईयर टीचर्स, माई सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर टीचर्स, सारे टीचर्स जो मुझे डॉक्टर्स ने पढ़ाया, अगर मैं नाम लेना शुरू करूँगा बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। देन कनाडा में मुझे सर्कल बहुत अच्छा मिला, मुझे शुरू से मेरे फ्रेंड्स बड़े अच्छे मिले। तो इट्स ऑल अबाउट अ होल बंच ऑफ ग्रुप पीपल जिन्होंने मुझे किया। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे घर का रेंट, मॉर्गेज रेंट कौन पे करता है, स्नो कौन साफ करता है, कार में पेट्रोल कौन डलवाता है, ग्रोसरी कहाँ से आती है। आप ना जब कामयाब होते हो ना, यू आर द ओनली वन जो दिखता है, पर जो बिहाइंड द सीन बैठे हैं ना, दे आर द ओनली वन। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं ना करेंगे, मुझे छोटी छोटी बात पे टेंशन लेनी पड़ेगी, बैंक जाना पड़ेगा, स्नो साफ करनी पड़ेगी, कार धुलवानी पड़ेगी, तो मैं अपना फोकस ही नहीं कर पाऊंगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली, नॉट ए इंडिविजुअल पर्सन। तो मैं अपने टीचर्स की वजह से हूँ, मैं अपनी फैमिली की वजह से हूँ, मैं अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से। बिल्कुल सर, कहते हैं ना कि इट टेक्स एंटायर विलेज। तो Exactly. बिल्कुल दिखता है एक इंसान है, पर बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके Exactly. पीछे खड़े होते हैं। एग्जैक्टली। So, बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसी टीम मिली है, ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। हाँ। सो व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट यू वांट टू एडवाइस टू योर स्टूडेंट्स और जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं? ओके, बिकॉज मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं, आई वांट टू टेल यू बच्चे, कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, आपकी अपनी जर्नी है। पेशेंस के साथ अपनी जर्नी में लगे रहना, अगर मुझे मिल सकता है आपको भी मिल सकता है। याद रखना, आप लक्ष्मी भी हो, आप दुर्गा भी हो, आप में वो ताकत है, आप अगर घर को संभाल सकते हो, आप करियर को भी बढ़ा सकते हो, तो अपनी सारी चीज़ों को हिम्मत के साथ, अपने परिवार को, अपने आप को प्रोफेशनली आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, ईमानदार रहना। जिस भी फील्ड में आप ईमानदारी से काम करोगे, आपको शॉर्ट टर्म में धोखे मिल सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में कुदरत आपको किसी ना किसी फील्ड में आगे बढ़ाएगी। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल टू माय स्टूडेंट्स, और आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर।